हेलो बीएड थर्ड सेमेस्टर स्टूडेंट्स। क्या आप स्किल ऑफ इंट्रोड्यूसिंग द लेसन की फ्रेमिंग को लेकर परेशान हैं? क्या आपको बिल्कुल आइडिया नहीं है कि जब मैं इसके क्वेश्चंस फ्रेम करूंगी तो मुझे उनका लेवल क्या रखना है, और आपको जब टॉपिक को अनाउंस करना है तो उसके लिए आपकी स्टेटमेंट क्या होगी? और अगर आपका आंसर यस है तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट बीएड एकेडमी। कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। जैसे कि आपको पता है कि मैंने बीएड थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए माइक्रो एंड मैक्रो लेसन प्लानिंग कोर्स स्टार्ट किया है। और मेरा आज और मैंने जो इसकी प्रीवियस वीडियो मेरी लेसन नंबर 5 थी, जिसमें मैंने बच्चों को इस स्किल के बारे में, स्किल ऑफ इंट्रोड्यूसिंग के बारे में, कॉन्सेप्ट और उसके कंपोनेंट्स के बारे में डिटेल में समझाया था। आप प्लीज़ ये वीडियो वॉच करने से पहले मेरी प्रीवियस वीडियो जो लेसन नंबर 5 है वो ज़रूर वॉच कर लेना, क्योंकि अगर वो आपने देखी होगी तो आपको ये आसानी से, आपको ये फ्रेमिंग समझने में आसानी होगी, आपकी जो स्किल ऑफ इंट्रोड्यूसिंग द लेसन है। ठीक है जी, आज हम करेंगे, फॉर्मेट करेंगे इसका, स्किल ऑफ इंट्रोड्यूसिंग द लेसन का। ठीक है, चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम आइए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी मेरी इन वीडियोस का एडवांटेज ले सके। फ्री ऑफ कॉस्ट जो मैंने कोर्स स्टार्ट किया है आप थर्ड सेमेस्टर स्टूडेंट्स के लिए, वो उसका भी एडवांटेज ले सके, और अपने ये सिक्स सेमेस्टर की जो, उनके जो थर्ड सेमेस्टर की जो जर्नी है 6 मंथ्स की, वो उसको लाइक ईजिली उसको कवर अप कर सके। ठीक है जी, आइए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, ये मैंने खुद बनाई है घर में। आपके पास भी ऐसी कोई माइक्रो लेसन प्लान की फाइल होगी जो आपको कॉलेज से प्रोवाइड की गई है, या फिर जैसे मैंने आपको अपने फर्स्ट लेक्चर में बताया था, वेरी फर्स्ट जो था, जब मैंने आपको थर्ड सेमेस्टर में व्हाट यू नीड टू डू, लाइक मैंने उसके ऊपर एक वीडियो बनाई थी जहाँ आपको मैंने बताया था कि आपने क्या करना है थर्ड सेमेस्टर में। मैंने फाइल्स दिखाई थी आपको सारी। तो उसमें आपकी माइक्रो की फाइल होगी, या तो वो आपकी मैक्रो की फाइल, जो मोटी वाली फाइल्स होती हैं, कॉम्पोजिट लेसन बनाने वाली फाइल्स होती हैं, वहाँ उसमें वो इंक्लूडेड होगा, उसका पोर्शन, उसके पेजेस माइक्रो के लिए, या फिर आपको सेपरेट फाइल मिलेगी। ये फाइल मैंने खुद बनाई है। ठीक है, जस्ट आपको दिखाने के लिए इसका फॉर्मेट मैं आपको समझाऊंगी। ठीक है जी, ये देखिए, सबसे पहले तो आपने, जब भी आपने ये लेसन प्लान्स बनाने हैं ना, तो उसकी आपने जो ये लाइक ये जो हेडिंग है, सॉरी, आपका जो स्किल का नेम है, कि आप किस स्किल के ऊपर लेसन प्लान बना रहे हो, वो आपने इसी तरीके से फ्लैप की फॉर्म में बनाना है। इससे क्या होगा, अगर आप इसके ऊपर पेस्ट कर दोगे, एक तो लाइक इसका जो पीछे वाला ये जो स्पेस है, ये आप पेस्ट करोगे तो ये आपका स्पेस वेस्ट हो जाएगा, इस पे आप कुछ लिख नहीं सकते हो। और दूसरी बात ये है कि ये दिखने में ना, ये फ्लैप्स जो है ना बड़े अच्छे लगते हैं। मैं आपको बहुत सारे फ्लैप बनाना सिखाऊंगी, हेडिंग्स लेबलिंग करना मैं सिखाऊंगी कि आपको किस किस तरीके से आप लेबल कर सकते हो। ये सारी डेकोरेशन मैंने आपके लिए की होती है, ताकि आप यही एस्थेटिक सेंस अपने अंदर लेके आओ, और आप भी अपनी फाइल बनाने के लिए यही क्राइटेरिया जो है वो यूज़ करो। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको सब कुछ सिखाऊंगी, फाइल को डेकोरेट करना भी सिखाऊंगी, कटआउट्स बनाना भी सिखाऊंगी, और आपको एक वीडियो मैं स्पेशल आपके लिए बनाऊंगी जिसमें मैं आपको ये बताऊंगी कि आपको थर्ड सेमेस्टर में फाइल्स बनाने के लिए, या पूरे ये 6 मंथ्स में, या जो भी आपका टाइम पीरियड होगा, 4 मंथ्स है, 4.5 होगा, उसमें आपको कौन कौन सी मटेरियल्स की ज़रूरत पड़ेगी अपनी फाइल्स को बनाने के लिए। और मैं चाहती हूँ कि आपके पैसे वेस्ट ना हो, आप कम पैसों में कैसे अपनी फाइल को जो है अट्रैक्टिव बना सकते हो, वो मैं आपको ज़रूर एक वीडियो में उसके ऊपर बड़ी ही जल्दी लेके आऊँगी। ठीक है जी, तो सबसे पहले आपके पास ऐसी फाइल होगी जिसमें आपने पर्टिकुलर्स, ये जो आपके पर्टिकुलर्स होते हैं, ये ऑलरेडी आपकी फाइल के ऊपर लिखे हुए होंगे। अगर आपको नहीं दिख रहा तो आप प्लीज़ इसको जूम इन कर लेना। ओके, तो डेट होगी, सब्जेक्ट होगा, टॉपिक होगा, लेसन नंबर होगा, पीरियड होगा, क्लास होगा, ड्यूरेशन ऑफ पीरियड होगा 5 to 7 मिनट्स, जैसे कि ये हमारी माइक्रो टीचिंग है। तो वहाँ पे जो माइक्रो स्किल्स जो आप प्रेजेंट करते हो, उसमें आपकी जो टाइम ड्यूरेशन होती है वो 5 to 7 मिनट्स ही होती है। और सुपरवाइजर का नेम होगा आपकी, और इलस्ट्रेटिव एड का मतलब होता है कि यहाँ तो अगर आपने रियल ऑब्जेक्ट्स यूज़ किए हैं, चार्ट यूज़ किया है, फ्लैश कार्ड्स यूज़ किए हैं, इसमें से आप कोई भी एक चीज़, तीनों नहीं लगाने, तीनों में से दो हो सकते हैं। रियल ऑब्जेक्ट के साथ चार्ट हो सकते हैं, या फिर फ्लैश कार्ड के साथ चार्ट हो सकते हैं। फ्लैश कार्ड, रियल ऑब्जेक्ट, और जो आपके वो हैं, सॉरी,
ये चार्ट है, ये तीनों माइक्रो में हम कम ही यूज़ करते हैं, वो कितना टाइम आपके पास नहीं होता, लेकिन अगर आप करना चाहो तो आप कर सकते हो, कोई ऐसा कोई रूल नहीं है। बट दैट इज़ अप टू यू, अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन मैं एक ही सजेस्ट करूँगी कि क्योंकि यहाँ पे आप ना बहुत कुछ सीख रहे हो, स्टेप बाय स्टेप आप किसी में फ्लैश कार्ड्स यूज़ कर लो, किसी में आप चार्ट्स यूज़ कर लो, किसी में आप रियल ऑब्जेक्ट्स यूज़ कर लो। फिर आप जब यहाँ पे ये सारी स्किल्स को सीखने के बाद आप उनको कंबाइंड फॉर्म में जब आप अपने मैक्रो लेसन प्लान्स को प्रेज़ेंट करोगे रियल क्लासरूम में, वहाँ आप तीनों का यूज़ करो। बहुत अच्छा आपकी प्रेज़ेंटेशन जाएगा अगर आप इनका तीनों का यूज़ करते हो, ठीक है? चार्ट्स का, रियल ऑब्जेक्ट्स का एंड फ्लैश कार्ड्स का, जहाँ नीडेड होंगे आपके रियल ऑब्जेक्ट्स। तो ऐसे आपने हेडिंग लिखनी है और उसका स्किल का नेम लिखना आपने, फ्लैप बनाना सुंदर सा ऐसा वाला, मैं और भी सिखाऊँगी आपको। ऐसी राज्य आपने फ्रेमिंग बना लेनी है, आपके पेज आपका प्लेन होगा बिल्कुल, या इस तरीके का पेज होगा आपका। मैं देखती हूँ कि प्लेन पेज है, तो इस तरह का पेज होगा आपका प्लेन वन। तो इस प्लेन पेज पे आपने इस तरीके से यहाँ पे फ्रेम बना लेना है। आप यहाँ पे 3 कॉलम्स बनाओगे, जिसमें फर्स्ट वाले में आपका सीरियल नंबर आ जाएगा। वो थोड़ा-सा, वो इतना ही आपने स्पेस छोड़नी जितने में आप उसकी नंबरिंग लिख सको, क्वेश्चन नंबर लिख सको और नंबरिंग लिख सको। यहाँ पे आपका आएगा पीपल टीचर्स एक्टिविटी एंड पीपल्स एक्टिविटी। यहाँ पे टीचर ने जो एक्टिविटी करनी है, अगर मैं इस स्किल को लेके आपको बताऊं, तो इस स्किल में आपने सिर्फ क्वेश्चंस फ्रेम करने हैं। तो यहाँ पे पीपल टीचर्स एक्टिविटी में सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस आएंगे, और पीपल्स एक्टिविटी में सिर्फ और सिर्फ बच्चों के रिस्पॉन्सेज आएंगे, रिस्पेक्टिव रिस्पॉन्सेज, जो भी टीचर ने क्वेश्चन पूछा उससे रिलेटेड जो भी आंसर होगा वो यहाँ पे टीचर पहले ही लिख के रखेगी। ठीक है जी, आपने स्किल बना के जानी है, वहां पे फ्रेम करके जाओगे, टीचर के हाथ में अपनी ये फाइल दोगे, अपनी ये बुक दोगे, नोटबुक दोगे माइक्रो की, और आप वहाँ पे आप प्रेजेंट करोगे, टीचर आपको ऑब्जर्व करेगी। टीचर आपको ऑब्जर्व करेगी और आप में क्या पॉइंट आउट करेगी, ये मैं आपको अभी आगे बताती हूँ। पहले ये सीख लेते हैं। तो आपको क्वेश्चंस फ्रेम करने हैं। क्वेश्चंस आपको कितने फ्रेम करने हैं, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है। देखिए, यहाँ मैंने 11 क्वेश्चंस का स्पेस बनाई हुई है। आपके क्वेश्चंस 14 15 जितने भी आप करना चाहो आप कर सकते हो, ठीक है जी। बस आपने क्या करना है, ये देख लेना कि आपकी स्पेस उतनी है आपके पास कि आप 15 क्वेश्चंस बना के, 14 13 क्वेश्चंस बना के, तो ऐसा कोई रूल नहीं है। 10 हम मिनिमम 10 बोलते हैं कि इसके नीचे आप नहीं जाओगे। मैक्सिमम आप 12 कर सकते हो, 13 कर सकते हो, 14 कर सकते हो, कोई ऐसा रूल नहीं है, ठीक है। मैं बच्चों को क्यों बोलती हूँ पर्सनली कि आपको, जैसे आपके जो सब्जेक्ट्स है ना, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटिकल साइंस है, एसएसटी है, या फिर आपका लाइक जो कंप्यूटर साइंस है, व्हाटएवर है ना, तो यहाँ पे मैं बच्चों को ये बोलती हूँ कि आप जब क्वेश्चन आंसर्स बच्चों से, आप क्वेश्चनिंग करते हो और बच्चों से आंसर्स लेते हो ना, तो आप जब ये स्किल को परफॉर्म कर रहे होते हो, प्रेजेंट कर रहे होते हो, तो जब आपने 10 क्वेश्चंस फ्रेम किए होते हैं ना, तो वो स्किल आपकी विद इन 2 मिनट्स फिनिश हो जाती है। पता नहीं क्यों आपको वो वाले जो एरिया है, जहाँ आपने खड़े होके सामने, जहाँ आपके टीचर्स आपको, जहाँ आपके असिस्टेंट प्रोफेसर्स आपको लेक्चर देते हैं, वहाँ आपको जब बोलते हैं कि यहाँ पे आके आप जी स्किल को प्रेजेंट कीजिए, तो बच्चे नए-नए वहाँ पे ज़्यादा देर खड़े ही नहीं होते हैं। तो इसीलिए मुझे लगता है कि देखो, 10 आपने क्वेश्चंस लिखे हैं, 10 में से 1-2 आपको भूल जाएँगे। तो एंड में, और एक आपका इस स्केल में आपका एक क्वेश्चन लास्ट क्या होता है? नो रिस्पॉन्स होता है। क्योंकि ये लास्ट अगर नो रिस्पॉन्स आएगा, बच्चों का रिस्पॉन्स नहीं आएगा, तभी तो टीचर अपना टॉपिक अनाउंस कर पाएगी। ठीक है जी? ये इस स्किल का फॉर्मेट है। एक यही एक स्किल है, स्किल ऑफ इंट्रोड्यूसिंग द लेसन, जिसमें आपके लास्ट क्वेश्चन का आंसर नो रिस्पॉन्स ही आपने लेके आना है। आपके स्टूडेंट्स वहाँ आंसर दे रहे हैं, इट विल बी ओके, वहाँ पे आपने बिल्कुल नहीं घबराना। बच्चे क्या करते हैं जब परफॉर्म कर रहे होते हैं, क्योंकि बच्चों को तो आदत होगी, अब हर साल टीचर्स उनके ऐसे पीपल टीचर्स जाते हैं, पढ़ाते हैं। हमारे कॉलेज में जब आपका प्रैक्टिकल फाइनल कंडक्ट होता है, बच्चों को पता होता है, तो बच्चे आंसर दे देते हैं। तो दैट इज योर कैपेबिलिटी एंड एबिलिटी कि आपने उस टाइम पे सिचुएशन को कैसे संभालना है। ठीक है जी। अगर कोई बच्चा रिस्पॉन्स दे देता है, तो आपने क्या करना है, आपकी स्टेटमेंट क्या होनी चाहिए? ओके स्टूडेंट्स, यस आई नो यू आर हैविंग बिट नॉलेज अबाउट दिस टॉपिक, बट टुडे वी विल डू, or we will do this topic in detail, or today we will learn about this topic in detail। तो आपकी स्टेटमेंट ये होनी चाहिए, ये नहीं है कि आपने वहां पे खड़े होके हमें बोला मैडम इसने तो आंसर दे दिया। ऐसा कुछ नहीं करना। टीचर, एक अच्छा टीचर वही होता है जो सिचुएशन को संभाले। और राजेश देखो,
एक मेरी बात ज़रूर ध्यान में रखना, हर कोई बंदा परफेक्ट नहीं होता। हम सभी सीख रहे हैं, मैं भी सीख रही हूँ, आप भी सीख डे बाय डे आप बहुत कुछ सीख रहे हो। मैं नहीं कहती कि मेरे को सारे इंग्लिश के मीनिंग आते हैं, मैं नहीं कहती मेरे को सारी टर्म्स आती हैं, मुझे सारी टर्म्स के मीनिंग आते हैं, चाहे मैं जिस सब्जेक्ट की हूँ। हम रोज़ कुछ ना कुछ सीखते हैं। तो ऐसा आपको हेजिटेट करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन लेकिन बात पॉइंट यहाँ पे क्या है नोट करने वाला, कि जब आप टीचिंग प्रोफ़ेशन में आ गए हो, तो आपको अगर किसी बच्चे ने क्लास में कोई क्वेश्चन पूछ लिया रिलेटेड टू योर टॉपिक या रिलेटेड टू योर सब्जेक्ट, लेकिन जिसके बारे में आपको नॉलेज नहीं है, तो आपने वो सिचुएशन फिर कैसे हैंडल करनी है? आपने बच्चों को ये बिल्कुल नहीं जज होने देना कि आपको उसके बारे में नॉलेज नहीं है। आपकी स्टेटमेंट क्या होनी चाहिए? यस राजे, हाँ जी बच्चे, हम कल इसको डिटेल में करते हैं ये वाले टर्म को। आज पहले ये टॉपिक खत्म कर लेते हैं। सपोज़ आप पार्ट्स ऑफ प्लांट्स पढ़ा रहे हो, ठीक है? तो आपने बच्चों को ये बोलना है कि चलो आज हम ये टॉपिक फिनिश कर लेते हैं, टाइम हो रहा है बेल का, तो ये अभी आपका काफ़ी सारा पोर्शन रह गया है टॉपिक करने वाला। आज हम पहले इसको कर लेते हैं, कल आपके वाले टॉपिक को हम डिटेल में करेंगे। तो ये तरीका होता है उस चीज़ को, लाइक सिचुएशन को सँभालने का, आपने टैकल कैसे करनी है सिचुएशन। ये एबिलिटी टीचर के अंदर होना बहुत ज़रूरी है। आपकी यही एबिलिटी आपको बहुत आगे तक लेके जाती है, आपकी पर्सनैलिटी को डेवलप करती है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ाती है। हम सभी कुछ ना कुछ सीखते हैं, ना मैं परफेक्ट हूँ, ना आप परफेक्ट हो, और ना ही कभी हम परफेक्ट होंगे। ठीक है जी? डेली हम कुछ ना कुछ सीखते हैं, तो आपने इस चीज़ से, बट हाँ, आपने बच्चों को ये फ़ील नहीं होने देना कि आपको ये वाली टर्म नहीं आती है। ठीक है जी? आपने बिल्कुल कंफर्टेबली, बिल्कुल रिलैक्स मोड में, कॉन्फिडेंटली आपने उनकी क्वेरीज़ का आंसर देना है। उसको मोल्ड करके कहना है कि हम उसको कल करेंगे, और जी हाँ, ये सिचुएशन आपको सँभालनी है। बिल्कुल एकदम लाइक कॉन्फिडेंस हो, ठीक है? कॉन्फिडेंस के साथ सँभालनी है, डरना नहीं है। ठीक है? देखिए, क्वेश्चंस क्या, आपने क्वेश्चंस, मैंने आपको बोला कि अगर 10 फ्रेम करोगे, लास्ट क्वेश्चन आपका नो रिस्पॉन्स आएगा। आपकी इस पर्टिकुलर स्किल में लास्ट क्वेश्चन का आंसर नो रिस्पॉन्स ही हमने देना होता है, क्योंकि हमने इसके बाद क्या करना होता है, टॉपिक को अनाउंस करना होता है। हमने अपनी अनाउंसमेंट वाली स्टेटमेंट जो है वो लिखनी होती है। इसीलिए कि टॉपिक आपने अनाउंस करना होता है, इसीलिए आपको नो रिस्पॉन्स यहाँ पे लाना होता है, ताकि आप नया टॉपिक स्टार्ट कर सको। ओके जी, ठीक है। ओके, तो आपने यहाँ स्टेटमेंट क्या लिखनी है फिर मैं आपको बताती हूँ। पहले क्वेश्चंस ये वाला पेज कर लेते हैं। क्वेश्चंस आपको 13 टू 14 ही फ्रेम करने हैं। मैं पर्सनली ये मेरे को लगता है, क्योंकि ऐसे क्या होता है, आप कहीं नोटिस करके देखना, मैं बच्चों को क्या बोलती हूँ कि बच्चों को जब ये प्रैक्टिस करनी है, बच्चे बोलते हैं मैम हम घर में कैसे प्रैक्टिस करें। मैं उनको बोलती हूँ कि सबसे बेस्ट तरीका, जो टेक्निक क्या है आपको घर में प्रैक्टिस करने की, आप मिरर के सामने प्रैक्टिस करो। आप रिकॉर्डिंग लगा लो। एक तो आप रिकॉर्डिंग करके आपको टाइम पता चलेगा कि आप अगर 5 टू 7 मिनट्स के लिए कुछ बोल रहे हो, क्या आप वहाँ पे विद 10 क्वेश्चंस, इफ यू हैव फ्रेम्ड 10 क्वेश्चंस, क्या आप वहाँ पे 5 टू 7 मिनट्स वहाँ स्टे दे रहे हो उसका। मैं उनको ये बोलती हूँ कि आप मार्कर पकड़ो, मार्कर से बोर्ड के ऊपर लिखो, इफ यू वांट टू राइट समथिंग ऑन द बोर्ड। और आप खुद ही बच्चे बनो, खुद ही टीचर बनो, खुद पहले क्वेश्चन करो, फिर उसके जो रिस्पॉन्सेज है वो भी आप खुद करो। मैं तो स्टार्टिंग में बच्चों को ये भी बोलती हूँ कि आप देख के बोलो, क्वेश्चंस भी देख के बोलो आप, और आप उनके आंसर्स भी देख के बोलो। आपने सिर्फ प्रैक्टिस करनी है कि आप कितने टाइम के लिए आप आप रिकॉर्डिंग करो अपनी, कितने टाइम के लिए आप वहाँ पे रुक रहे हो, आप क्वेश्चंस पूछ रहे हो, आप बच्चों को रिस्पॉन्स दे रहे हो, आप कितने टाइम के लिए आप क्वेश्चंस पूछ रहे हो। आप ये देखो कि आपको क्वेश्चन भूल कितने रहे हैं। एक बार दो बार प्रैक्टिस करो पेज लेके, फिर उसके बाद बिना पेज के प्रैक्टिस करो कि आपको कितने क्वेश्चंस याद हैं। अगर नहीं याद हो रहा है, तो अगर आपने फ्रेम ही 10 किए हैं, तो फिर आपके पास रहेंगे कितने, 7 क्वेश्चंस। 10th वाला क्वेश्चन तो आपका नो रिस्पॉन्स होगा। तो अगर आप 13 14 15 क्वेश्चंस, इसके नियर अबाउट क्वेश्चंस अगर आप फ्रेम करोगे, तो आपको एक दो अगर भूल भी जाएंगे, तो एटलीस्ट आपके पास 12 क्वेश्चंस तो बचेंगे ना, जो आपने बच्चों से पूछने हैं। ठीक है, मेरी सलाह ये है। बाकी आपके टीचर आपको जो सुजेस्ट करते हैं आप वो कर सकते हैं, मैंने उसके पीछे आपको लॉजिक भी दे दिया। ठीक है जी, क्वेश्चंस फ्रेम करने हैं आपने। और आपका जो क्वेश्चंस की सीक्वेंस क्या होना चाहिए, द सीक्वेंस ऑफ द क्वेश्चन शुड प्रोग्रेस फ्रॉम लोअर ऑर्डर टू हायर ऑर्डर। आपके यहाँ पे लोअर लेवल से क्वेश्चन स्टार्ट होने चाहिए, और आपको जाना कहाँ है, उसके हायर ऑर्डर तक। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पे सीपीयू की यूनिट्स हैं, यहाँ पे टॉपिक क्या है, सीपीयू की यूनिट्स हैं, तो इसके पहले मैं बच्चों को कौन से क्वेश्चंस पूछूंगी, अबाउट द बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर।
है ना? अब मैं सीपीयू से रिलेटेड तो क्वेश्चन उनसे पूछूँगी नहीं, तो उसका लोअर लेवल क्या होगा? मैं पहले ये पूछूँगी कंप्यूटर का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कंप्यूटर? उसके पार्ट्स पूछ लूँगी, फिर उनके पार्ट्स की वर्किंग पूछ लूँगी, मेन पार्ट्स की वर्किंग होती है, जैसे मॉनिटर क्या होता है, कीबोर्ड क्या होता है, माउस क्या होता है, सीपीयू का क्या है ना, क्या वर्किंग होती है, वो व्हाटएवर। फिर उसकी यूनिट्स आगे बाद में आ जाएँगी, ये उसका हायर लेवल आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन बच्चों से मैं ये पूछूँगी कि सीपीयू का क्या है, उसकी यूनिट्स क्या होती हैं? बच्चों का नो रिस्पॉन्स आ गया। आपके क्वेश्चंस का सीक्वेंस फ्रॉम लोअर लेवल, ओके, फ्रॉम लोअर लेवल टू हाई लेवल आपका जाएगा, ठीक है? आपने बच्चों से पहले हायर लेवल के क्वेश्चन नहीं पूछने। जो भी आपका टॉपिक है, सपोज आपका टॉपिक है पार्ट्स ऑफ अ प्लांट, तो आपने सबसे पहले बच्चों को प्लांट के बारे में पूछना है। फिर आपने लाइक जो है उनके, फिर उनके वो पूछोगे, पार्ट्स पूछोगे, फिर उसके सिंगल सिंगल पार्ट का आपने वो पूछना है, लाइक उसकी उसका वो पूछना है, यूजेस पूछने हैं, क्या फ़ायदा होता है, रूट्स क्या काम करती हैं, लीफ का क्या लीफ लीफ का क्या रोल होता है प्लांट्स को ग्रो करने में, व्हाटएवर, इसी तरह। लेकिन वो आपका टॉपिक जो अनाउंस करना है वो पार्ट्स ऑफ प्लांट नहीं होगा, वो कुछ और होगा। मैं क्वेश्चंस की फ्रेमिंग की बात कर रही हूँ। वो आपका मे बी फोटोसिंथेसिस हो सकता है, वो कोई और टॉपिक हो सकता है आपका साइंस का, ठीक है जी? मैं क्वेश्चन की फ्रेमिंग की बात कर रही हूँ कि फ्रॉम लोअर ऑर्डर टू हायर ऑर्डर आपने कैसे जाना है। ईज़ी सिंपल कॉन्सेप्ट के मीनिंग से स्टार्ट करके आपने उसकी टाइप्स और आगे किसी के साथ अगर डिफरेंस वगैरह है, व्हाटएवर डिफरेंशिएट आपने करना है, कंपेयर करना है, कंपैरिजन लेवल, वो हायर लेवल हो गया अबाउट एनी टर्म। और उसके टीचर यहाँ क्वेश्चन पूछेगी बच्चों को, टीचर क्वेश्चन फ्रेम करेगी, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कंप्यूटर, यहाँ पे बच्चे उसका आंसर देंगे। और एक बात ध्यान रखना, यहाँ मैंने आपके लिए एक लाइन लिखी हुई है कि प्लीज वेरीफाई एवरी आंसर फ्रॉम योर नोटबुक बिफोर राइटिंग इट, बिकॉज द सुपरवाइजर मे नॉट हैव इनफ टाइम टू चेक ईच आंसर। यस, सुपरवाइजर के साथ नंबर ऑफ माइक्रो स्किल्स होती हैं, उसने बहुत सारी स्किल्स को चेक करना होता है। अगर वो एक-एक बच्चे के क्वेश्चन का आंसर चेक करने बैठ जाएगी ना बच्चे, तो वो फिर अपना आगे का काम नहीं कर सकती है। आप तो हमारे पास 1 स्किल लेके आते हो, 2 स्किल्स ले आओगे, मैडम जी चेक कर दो। लेकिन हमारे पास 20 पड़ी होती हैं, 10-12 बच्चों का हमने काम चेक करना होता है, इवन उससे भी ज़्यादा। और जब आपका प्रैक्टिस के टाइम होते हैं ना, जब आप इसकी प्रैक्टिस कर रहे होते हो फ्रेमिंग की, तब तो रोज़ की 20-20, 25-25 स्किल्स हम चेक करते हैं, क्योंकि वरी आपको री-प्लान मिलता है। अगर किसी ने मेरी वो नहीं देखी हुई ना, माइक्रो लेसन प्लान्स का इंट्रोडक्शन क्विक ओवरव्यू ऑन लाइक माइक्रो टीचिंग, वो देख लेना, आपको पता चलेगा कि जब हम रिसाइकल साइकिल जो माइक्रो टीचिंग का होता है उसमें हम रीटीच देते हैं। क्यों देते हैं? जब तक बच्चा परफेक्टली यहाँ ना तो फ्रेमिंग कर रहा है, ना वो प्रेजेंट कर रहा है, फिर हम उसको रीप्लान रीटीच देते रहते हैं। तो टीचर के पास इतना टाइम नहीं होता, आपके पास बुक्स हैं, आपने तो 2 ही लिखनी है, टीचर ने 20 चेक करनी है। टीचर सिर्फ आपकी क्वेश्चंस की फ्रेमिंग चेक कर सकता है। कई बार बच्चे क्या करते हैं, नंबर ऑफ मेजर टर्म्स, सपोज फॉर एग्जांपल कंप्यूटर के अंदर नेटवर्किंग, टोपोलॉजीज एंड इंटरनेट, ये 3 मेजर टर्म्स हैं, और इन 3 टर्म्स के ऊपर आप एक-एक स्किल फ्रेम कर सकते हो। और बच्चे क्या करते हैं, एक ही स्किल में वो 3 मेजर टर्म्स के ऊपर क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, व्हिच इज़ वेरी रॉन्ग। बट देखो, मैं आपको गलत नहीं कहती। मेरे पास जब बच्चे गलतियाँ करके आते हैं ना, मैं उनको कभी गलत नहीं कहती। इवन मुझे बहुत खुशी होती है कि आप कर रहे हो, आप कोशिश कर रहे हो। गलतियाँ करोगे तो ही सीखोगे, गलतियाँ नहीं करोगे तो बेटा आप कभी सीख नहीं पाओगे। मैं बच्चों को समझा देती हूँ कि ये प्रॉब्लम है आपकी ये वाली स्किल में, तो वो बच्चे समझ आते हैं कि ठीक है जी मैडम, नेक्स्ट टाइम पे हम ऐसी गलती नहीं करेंगे। आपने कोई भी 2-3 मेजर टर्म्स को किसी एक स्कूल में यूज़ नहीं करना। एक स्किल में आप एक ही कोई टर्म यूज़ करोगे, उससे रिलेटेड आपने 10 टू 15 क्वेश्चंस फ्रेम कर लेने हैं। क्वेश्चन देन आंसर, क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चंस का लेवल क्या होगा, फ्रॉम लोअर ऑर्डर टू हाई ऑर्डर जाओगे आप, और आपने क्वेश्चंस अपनी बुक में से वेरीफाई कर लेने हैं, आपके टेक्स्ट में से वेरीफाई होंगे, और आपने जो भी चैट जीपीटी आपके पास बुक्स होती हैं, जहाँ से आप क्वेश्चंस को ले रहे हो, लिख रहे हो, बना रहे हो, तो आप वहाँ से वेरीफाई करके आंसर लिखिए। टीचर के पास इतना, हाँ, टीचर को अगर सडनली उनके उनके उनको कोई नज़र पड़ जाए किसी आंसर में, वो तो चेक कर देती है अगर उसको लगे कहाँ प्रॉब्लम है। लेकिन ज़्यादातर मैक्सिमम हम हमेशा बच्चों का क्वेश्चंस का सीक्वेंस ही देखते हैं। हमें लगता है कि अब आप इतने बड़े तो हो ही गए हो कि कम से कम आपने देख के आंसर लिखने हैं, तो आप उसको आंसर को गलत नहीं करोगे। और आपका लास्ट क्वेश्चन का आंसर जो क्या आएगा, नो रिस्पॉन्स आएगा। मैं आपको बता रही हूँ, दिस इज द ओनली
skill in your micro teaching, जिसमें हम लास्ट क्वेश्चन का आंसर क्या लिखते हैं, नो रिस्पॉन्स लिखते हैं। उसके पीछे भी एक रीजन है, क्योंकि आपने इसके बाद टॉपिक को अनाउंस करना होता है। अगर बच्चे आपको आंसर्स दे रहे हैं, इट मीन्स कि बच्चों को आता है, बच्चों को आंसर्स आ रहे हैं। तो आपका टॉपिक अनाउंस ही तब होगा जब बच्चों की नॉलेज वहां खत्म हो गया, जब बच्चों ने आपको रिस्पॉन्स देना बंद कर दिया है। तो इट इज ऑब्वियस कि जो आपने बच्चों से ये वाले क्वेश्चंस पूछने हैं, ये आप बच्चों के प्रीवियस लेक्चर में से पूछोगे, जो आपने येस्टरडे जो आपने लेक्चर पढ़ाया था, जिसके ऊपर आपने बच्चों को लेक्चर डिलीवर किया था, कोई टॉपिक था आपका, तो उसके ऊपर आप क्वेश्चंस पूछोगे। अगर मैं इसकी एग्जांपल लूं, आपके पास टॉपिक है यूनिट्स ऑफ सीपीयू। तो व्हाट इट मींस कि मेरा जो कल मैंने येस्टरडे मैंने जो लेसन पढ़ाया था बच्चों को, वो किसके ऊपर था, बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर्स। ओके, तो बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर्स के ऊपर मैं क्वेश्चंस पूछूंगी फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर, सॉरी, फ्रॉम लोअर लेवल टू हाई लेवल में जाऊंगी। लास्ट क्वेश्चन होगा मेरा सीपीयू की यूनिट्स के ऊपर। अगर तो किसी बच्चे ने बता दिया, ठीक है, बच्चों को नॉलेज है, बच्चे आजकल नेट से बहुत कुछ सीख लेते हैं, यूट्यूब से बहुत कुछ सीखते हैं, कईयों के पेरेंट्स कंप्यूटर से रिलेटेड उनकी जॉब होती है, उनको पता होता है, देंगे आंसर, नो प्रॉब्लम। मैंने आपको क्या बोला, आपने सिचुएशन को हैंडल करना है। ओके स्टूडेंट्स, आपको इसके बारे में नॉलेज है, तो आज हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है जी। तो अगर बच्चों का रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, तो आप फिर आपकी अनाउंसमेंट कैसी होगी। सो वेल स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द यूनिट्स ऑफ कंप्यूटर, सॉरी, यूनिट्स ऑफ सीपीयू इन डिटेल, ठीक है जी, ऐसा होगा। अब ये समझ आ गया आपको, क्वेश्चंस फ्रेम करने हैं आपने। मेरी सजेशन ये है कि आप 13 टू 14 क्वेश्चंस फ्रेम कीजिए, क्योंकि जब आप बच्चों से क्वेश्चन पूछते हो ना, आप एक दो क्वेश्चन स्किप कर ही जाते हो। अगर आप लिखोगे 10, लास्ट क्वेश्चन आपका नो रिस्पॉन्स रहेगा, दो आपको भूल गए, तो रह गए कितने, 7 क्वेश्चन। अगर आप 13 14 फ्रेम करोगे, 14 पे आपका नो रिस्पॉन्स होगा, दो क्वेश्चन आपको भूल गए, तो कम से कम 11 क्वेश्चन तो हैं आपके पास, आप उनको तो बच्चों से पूछ सकते हो। दूसरी बात, आपने ये स्किल को प्रैक्टिस कैसे करना है, इवन कोई भी स्किल की प्रैक्टिस आपने कैसे करनी है, आपने मिरर के सामने खड़े होना है, अपने खुद देखो अपने आप को कि आप कैसे प्रेजेंट कर रहे हो, और आपने साथ में अपनी रिकॉर्डिंग लगा ली, जिसमें आपकी वॉइस भी रिकॉर्ड हो रही है, और टाइम तो उसके साथ होगा ही। एक तो इसके दो काम होंगे, इससे तो आपको दो फायदे हो जाएंगे। एक तो आपको पता चलेगा कि मैं जब बच्चों को पढ़ा रही होंगी तो मैं क्वेश्चंस कैसे पूछ रही हूँ, आपको अपने जेस्चर्स पता लगेंगे, आपको अपनी बॉडी लैंग्वेज पता लगेगी, आपको अपने एक्सप्रेशन, जो आपके फेस के एक्सप्रेशंस हैं, वो आपको पता चलेंगे। प्लस आप मार्कर से मिरर के ऊपर लिख सकते हो, उसको रब भी कर सकते हो। दूसरा एडवांटेज हो गया। तीसरा एडवांटेज है, आपका टाइम पता चलेगा आपको कि आप 5 to 7 मिनट्स क्या आप स्टे दे रहे हो। इफ यू हैव फ्रेम्ड 10 क्वेश्चंस, तो आप क्या वहां पे 5 to 7 मिनट्स रुक रहे हो। अगर आपको लग रहा है कि 10 क्वेश्चंस आर नॉट सफिशिएंट, तो आपको क्वेश्चंस, यू नीड टू फ्रेम मोर क्वेश्चंस फॉर दैट स्किल, ठीक है जी। तो इसके बाद ये हो गया, क्वेश्चंस वाला पोर्शन हो गया। अब हम ये पढ़ते हैं कि आपने जब टॉपिक को अनाउंस करना है, तो आपकी स्टेटमेंट क्या होगी। लास्ट क्वेश्चन आपका नो रिस्पॉन्स आ गया, फिर उसके बाद आपकी स्टेटमेंट आ जाएगी। आपने हेडिंग यहाँ देनी है, अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक। इसको मत कंसीडर करना, ये हम नेक्स्ट में करेंगे, जब क्वेश्चनिंग स्किल करेंगे ना, फिर इसकी फ्रेमिंग में आपको बाद में समझाऊंगी, ठीक है। अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक आपने एज इट इज ही लिखनी होती है। ओके, ऐसे आपने हेडिंग देनी है अपनी स्किल के ऊपर। फिर उसके बाद ऐसे दोगे, आफ्टर फाइंडिंग स्टूडेंट्स आर अनएबल टू आंसर द लास्ट क्वेश्चन, पीटी विल अनाउंस द टॉपिक बाय सेइंग दैट, वेल स्टूडेंट्स, टुडे वी विल लर्न और स्टडी। दोनों में से एक आएगा, या तो आप लर्न लिखोगे, मैंने ब्लैक स्लैश करके, बैक स्लैश करके स्टडी लिखा हुआ है, दोनों में से एक कोई भी वर्ड, दोनों नहीं लिखने आपने, ठीक है। Today we will learn or study an interesting topic, online of online office tools in detail। ये गलत गलत हो गया, ये मुझे लगता है पहले की मैंने स्किल बनाई हुई थी। यहाँ पे ऑनलाइन ऑफिस टूल नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, यूनिट्स ऑफ सीपीयू, ठीक है। ये गलत आ रहा, टॉपिक क्या आएगा, यूनिट्स ऑफ सीपीयू। ये मुझे लगता है पहले से बनी हुई थी, मुझे ये टॉपिक मेरे से यहाँ यहाँ पे यहाँ गलत लिखा गया, यहाँ पे गलत लिखा गया, कोई बात नहीं, आप फिक्स करना इसको। यहाँ पे टॉपिक आपका क्या आएगा, यूनिट्स ऑफ सीपीयू। जो टॉपिक आपने यहाँ अनाउंस करना है, वही टॉपिक आपका यहाँ होना चाहिए। बच्चे क्या कंफ्यूजन में रहते हैं, अदरवाइज आपकी जो रेस्ट ऑफ द स्किल्स हैं, अगर मैं स्किल ऑफ इंट्रोड्यूसिंग द लेसन को साइड पे रख के बाकी स्किल्स की बात करूं, तो आपने जिस स्किल के ऊपर आपने, सॉरी बच्चे, मेरी डॉटर ने ना म्यूजिक प्ले कर दिया था, सॉरी। तो आपने जो जो बाकी की रेस्ट ऑफ द स्किल्स हैं, अगर मैं इस स्किल के अलावा बात करूं, स्किल ऑफ इंट्रोड्यूसिंग द लेसन जो है,
बाकी सारी स्किल्स में आपने टॉपिक क्या लिखना है जिसके ऊपर आप क्वेश्चंस फ्रेम कर रहे हो, जिसके ऊपर आप अपना लेक्चर दे रहे हो, सभी का जिसके ऊपर आपने क्वेश्चंस फ्रेम किए हैं वही टॉपिक आपका यहाँ आएगा। लेकिन आपकी माइक्रो टीचिंग में एक ही स्किल आपकी ऐसी है, स्किल ऑफ इंट्रोड्यूसिंग द लेसन, जिसमें आप टॉपिक क्या लिखते हो वो नहीं लिखते, जिसके ऊपर आपने बच्चों को क्वेश्चंस पूछे हैं आप टॉपिक क्या लिखते हो, जो आपने टॉपिक अनाउंस करना होता है। समझ आई बात? जैसे आपका टॉपिक क्या है, यूनिट्स ऑफ सीपीयू, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, यूनिट्स ऑफ सीपीयू, और यहाँ आप टॉपिक अनाउंस करोगे यूनिट्स ऑफ सीपीयू, और यहाँ भी आप क्या लिखोगे, यूनिट्स ऑफ सीपीयू। बाकी की जो बच्चे क्या कंफ्यूजन में होते हैं कि मैडम यहाँ पे तो हमने जहाँ जिसमें जिसके ऊपर जिस टॉपिक पे हमें क्वेश्चंस फ्रेम किए थे वो नहीं हमने यहाँ लिखा टॉपिक, और जिसके ऊपर क्वेश्चंस फ्रेम नहीं किए जो अनाउंस किया है वो हमने यहाँ लिख दिया। तो बाकी स्किल्स में तो मैडम जिसके ऊपर हम क्वेश्चंस फ्रेम करते हैं या जिसके ऊपर हम, जैसे स्किल ऑफ एक्सप्लेनेशन है, आप टॉपिक के ऊपर कुछ समझा रहे हो बच्चों को, हम वो टॉपिक लिखते हैं। तो हाँ जी, ये बात आपका डाउट है जो बिल्कुल सही है, बिल्कुल जायज़ है, हम उसको क्लियर करने के लिए बैठे हुए हैं। स्किल ऑफ इंट्रोड्यूसिंग द लेसन में आप यहाँ टॉपिक कौन सा लिखते हो, जो आपने टॉपिक अनाउंस करना होता है, ना कि जो जिसके ऊपर आपने क्वेश्चंस फ्रेम किए होते हैं, क्योंकि ये आपका पीके टेस्टिंग वाला, ये प्रीवियस नॉलेज चेक किया आपने। बाकी सारी स्किल्स में आप हमेशा किसके ऊपर फ्रेमिंग करते हो, कैसे टॉपिक्स लेते हो, आपकी प्रेजेंटेशन किस पे होती है, पीके टेस्टिंग पे नहीं होती, प्रीवियस नॉलेज चेक करने पे नहीं होती, किस पे होती है, न्यू टॉपिक के ऊपर। आप हमेशा न्यू टॉपिक ही पढ़ाते हो। समझ आ गई बात? इसीलिए तो हो गया आपका। After finding students are unable to answer the last question, PT will announce the topic by saying that, well students, today we will study or learn an interesting topic, units of CPU in detail. समझ आ गया? ये आपकी फ्रेमिंग है, अपने बस ऐसा ही करना है, क्वेश्चंस फ्रेम करने हैं, आंसर्स देने हैं, क्वेश्चंस का जो लेवल है लो टू हाई होगा, आंसर्स आपने चेक करने हैं बिफोर राइटिंग ऑन योर माइक्रो, जो माइक्रो स्किल की जो आपकी फाइल है उसके ऊपर लिखने से पहले टीचर के पास इतना टाइम नहीं होगा कि आपके आंसर्स भी वो चेक करे। उसके बाद अब आपके जब आपने टीचर को अपनी फाइल दे देनी है, फाइल पे जब ये हमारे पास होगी तो हमारे पास ये रेटिंग स्केल आ जाएगा, जो मैंने आपको लेसन नंबर 5 में जब मैंने ये स्किल एक्सप्लेन की थी, स्किल ऑफ इंट्रोड्यूसिंग द लेसन, वहां मैंने आपको डिटेल में बताया था कि हमारे पास डिजायरेबल एंड अनडिजायरेबल बिहेवियर होते हैं। इन दोनों बिहेवियर्स को टीचर क्या करता है, आपने जब आप स्किल को प्रेजेंट कर रहे हो, आपने इन दोनों जो है आपके जो कंपोनेंट्स हैं इनको आपने जस्टिफाई करना है। ठीक है जी? जस्टिफाई करना क्या मतलब, हर एक, मैं आपको बार बार कहती हूँ कि हर एक स्किल का कोई पर्पस है आपको सिखाने का। इस स्किल में हम आपको क्या सिखा रहे हैं, अगर मैं आपको स्किल सिखा रही हूँ, स्किल ऑफ इंट्रोड्यूसिंग द लेसन, उसमें मेरा क्या पर्पस है कि आपने बच्चों में इंटरेस्ट क्रिएट करना है और आपने बच्चों को प्रिपेयर करना है फॉर न्यू लर्निंग। समझ आई? इसी तरह ब्लैक बोर्ड राइटिंग का अलग पर्पस है, क्वेश्चनिंग का अलग पर्पस है। तो हर एक स्किल के पर्पसेस अलग अलग हैं, उसी के बेस पे आपको कंपोनेंट्स दिए गए हैं। ठीक है जी? अब इसमें आपने का पर्पस क्या है, बच्चों के अंदर इंटरेस्ट क्रिएट करना और बच्चों को न्यू टॉपिक के लिए जो क्या है रेडी करना, टू लर्न समथिंग न्यू। ठीक है? ऐसी फ्रेमिंग होगी आपकी, ये मैंने आपको कल भी बताया था अपने प्रीवियस 5th वाले लेक्चर में, जब मैंने समझाई थी आपको ये स्किल इन डिटेल में मैंने बताया था। ये फ्रेम होगा, वही फ्रेम आपने अपनी फाइल में बना लेना है, जो आपकी माइक्रो टीचिंग की फाइल होगी ना, ये बना लेना। पहले आप क्वेश्चंस फ्रेम करोगे, इस तरीके से फ्रेम बना के सीरियल नंबर लिखोगे, पीपल टीचर्स एक्टिविटी में आपके क्वेश्चंस आएंगे, पीपल्स एक्टिविटी में आपके आंसर्स आएंगे, लास्ट क्वेश्चन आपका नो रिस्पॉन्स आएगा। उसके बाद आपने अनाउंसमेंट वाली स्टेटमेंट देनी है, फिर उसके बाद आप बनाओगे रेटिंग स्केल, या फिर इसको हम बोलते हैं ऑब्जर्वेशन स्केड्यूल। अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो ऊपर, अगर स्पेस नहीं है तो आप फ्लैप बना सकते हो ऐसा वाला, जैसे ये फ्लैप बने हैं, ऐसा ही फ्लैप आप यहाँ बना सकते हो। यहाँ पे आपके कंपोनेंट्स आएंगे, यहाँ रेटिंग आएगी। कंपोनेंट्स यहाँ पे आपके स्किल ऑफ इंट्रोड्यूसिंग के मैंने बताया था आपको 2 कैटेगरीज में डिवाइड किए गए हैं, आपके डिजायरेबल एंड अनडिजायरेबल। डिजायरेबल बिहेवियर वो हैं जो जो बिहेवियर हम आपका वहां पे देखना चाहते हैं, जो हम चाहते हैं कि आपके बिहेवियर में ये सारे चेंजेस आए, हम ये इच्छा कर रहे हैं कि आपके बिहेवियर में ये सारे पॉजिटिव चेंज वहां पे हमें दिखें। मैंने आपको बताया था कि जब भी आपने कोई स्किल को प्रेजेंट करना है, यू नीड टू कीप ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ दैट पर्टिकुलर स्किल इन योर माइंड। ओके, जब आप इसको परफॉर्म कर रहे होंगे, ठीक है? आप क्वेश्चंस पूछ रहे हो बच्चों को, तो यूज ऑफ प्रीवियस नॉलेज ऑफ द स्टूडेंट्स, आप स्किल परफॉर्म कर रहे हो, क्वेश्चंस पूछ रहे हो,
मैं पीछे बैठी आपको ऑब्जर्व कर रही हूँ। आप सामने मेरे प्रेजेंटेशन दे रहे हो। मैं क्या देख रही हूँ? क्या आपने बच्चों की प्रीवियस नॉलेज चेक की? प्रीवियस नॉलेज चेक की मतलब क्या आपने ये जो क्वेश्चन फ्रेम किए हुए हैं, ये बच्चों के प्रीवियस नॉलेज को चेक कर रहे हैं? व्हाट इट मीन्स कि आपने जो बच्चों को कल, हम सपोज ही करते हैं ना कि आपने कल बच्चों को ये पढ़ाया था, तो क्या आपके क्वेश्चंस इसके ऊपर हैं जो आपने कल पढ़ाया था बच्चों को? रिलेटेड टू द सब्जेक्ट मैटर, कि क्या आप जो क्वेश्चंस बच्चों से पूछ रहे हो जो आपने कल पढ़ाया था प्रीवियस लेक्चर, ये उसके ऊपर बेस ही है? और आप जब स्टेप बाय स्टेप अपने न्यू टॉपिक की तरफ मूव कर रहे हो, तो क्या आप एग्जैक्टली सही तरीके से अपने नए टॉपिक की तरफ आ रहे हो, मूव कर रहे हो? उसके बाद अगर अच्छा कर रहे हो, टॉप अगर आपने प्रीवियस नॉलेज बच्चों की चेक की है बड़े अच्छे तरीके से, मैं आपको रेटिंग दे दूंगी 4। अगर आपका सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड था, आपने टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे बच्चों को, तो मैं आपको रेटिंग दे दूंगी 5। अगर पूछे हैं तो अच्छे पूछे हैं तो। यूज ऑफ अप्रोप्रिएट टेक्निक, आपने किस टेक्निक का यूज किया है? मैंने पहले लेक्चर में आपको बताया था, लेसन नंबर 5 में आप बच्चों को स्टोरी, जब आपने टॉपिक को अनाउंस करना है आप क्वेश्चंस पूछ सकते हो, आप बच्चों को कोई स्टोरी सुना सकते हो, आप बच्चों को कोई भी कविता, कुछ भी जो भी आपको लगता है कि मेरे टॉपिक को अनाउंसमेंट में, टॉपिक की अनाउंसमेंट में ये वाली जो टेक्निक है वो बेस्ट रहेगी, आप उसका यूज करके आप बच्चों को जो है, जैसे सपोज फॉर एग्जांपल आपको फोटोसिंथेसिस पढ़ाना है, तो आप वहाँ पे प्लांट लेके आ सकते हो कोई, तो प्लांट के ऊपर आप बच्चों से क्वेश्चन पूछो, फिर उसके बाद फोटोसिंथेसिस के ऊपर आपने जो भी आपका सिस्टम है, क्या होता है, क्या चीज़ होती है, आप उसके ऊपर बच्चों को ऐसा कुछ रियल ऑब्जेक्ट्स लेके भी पढ़ा सकते हो, वट एवर। साइंस वाले बच्चों को पता होगा, मेरा साइंस बैकग्राउंड नहीं है अभी। कंटिन्यूटी है आपके क्वेश्चन में, आप जो क्वेश्चंस पूछ रहे हो वन बाय वन जो यहाँ आपने फ्रेम किए हुए हैं, टीचर मैं जो सामने बैठ के आपको ऑब्जर्व कर रही हूँ, क्या आपकी कंटिन्यूटी आपने ब्रेक तो नहीं की? आपने जो कंटिन्यूटी का मतलब ये नहीं होता, कंटिन्यूटी का मतलब ये होता है कि आपने लोअर टू हायर लेवल तक आप कंटिन्यू गए हो। ये नहीं है कि कोई क्वेश्चन आपने नीचे से पूछ लिया, कोई आपने लोअर लेवल से पूछ लिया, कोई आप नीचे से पूछ रहे हो, खिचड़ी से बना रहे हो, ऐसा नहीं है। कंटिन्यूटी मीन्स आप कंटिन्यू फ्रॉम लोअर लेवल टू हाई लेवल जा रहे हो। अगर आप बीच में कंटिन्यूटी ब्रेक कर रहे हो, आप हाई लेवल के क्वेश्चन पहले पूछ रहे हो, तो वहां पे आपको फिर रेटिंग क्या मिलेगी? कम मिल जाएगी, 3 मिल जाएगी सपोज। रेलिवेंसी ऑफ वर्बल एंड नॉन वर्बल बिहेवियर, आपने वहां पे जो भी वर्बल, वर्बल मतलब जो आपने बोल के आप बच्चों को पॉजिटिवली मोटिवेट कर रहे हो, आप क्वेश्चंस पूछ रहे हो, आपने जो भी वर्ड्स जहाँ पे यूज किए हैं, और नॉन वर्बल आपके जेस्चर्स हैं, आपकी मूवमेंट्स हैं, आपकी फेशियल एक्सप्रेशंस हैं, वट एवर, तो आपने वो क्या रेलिवेंट यूज किए हैं, जिनकी जरूरत थी वहां पे वैसे यूज किए हैं, अगर वही किए हैं तो आपको मैं रेटिंग दे दूंगी 4। ठीक है जी, ये हो गया आपके 5 कंपोनेंट। जैसा आपने वहां पे परफॉर्म किया, आपने ये कंपोनेंट्स अपने माइंड में रखे, जैसा आपने वहां पे परफॉर्म किया उसके बेस पे मैंने आपको क्या दे दी, यहाँ पे रेटिंग दे दी। ठीक है जी। अनडिजायरेबल, ये बिहेवियर हम, हमारी इच्छा नहीं है कि हम आप में ये बिहेवियर वहां देखें, और अगर आप ये बिहेवियर शो करोगे तो हम आपको रेटिंग क्या दे देंगे? 2 दे देंगे, 1 दे देंगे। व्हाट इट मीन्स, आपको फिर से इसको रीप्लान करके रीटीच करना पड़ेगा। जब तक आपको यहाँ पे 0 नहीं आता, इट मीन्स कि आप इस स्किल में स्किलफुल नहीं हुए हो। वैसे हम करते पता क्या है, ये आपकी सबसे पहली स्किल होती है, तो इस स्किल में हम इसको इतना लंबा खींचते नहीं, क्योंकि बच्चे इसमें बार बार गलतियां करते हैं। तो अगर यहाँ पे अगर बच्चों को 1, अगर 0 यहाँ पे आ जाए, यहाँ 1 आ जाए, आ भी जाए, कंटिन्यूटी बच्चों की ब्रेक हो भी जाए, तो हम बच्चों को कहते हैं कोई बात नहीं, इट इज़ ओके, ये नेचुरल प्रोसेस है, तो आप आगे फिर ये फिक्स कर लेना। बार बार हम रीप्लान नहीं देते हैं, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि बच्चों का यहाँ पे 0 ही आए। ठीक है। कंटिन्यूटी, लैक ऑफ कंटिन्यूटी, कि आपने जब क्वेश्चंस पूछे और वहां पे आपकी कंटिन्यूटी आपने ब्रेक की, लैक किया वहां पे, तो फिर ऑब्वियसली अगर लैक किया तो मैं आपको रेटिंग दे दूंगी 1। और अगर इरेलीवेंट वर्बल या नॉन वर्बल बिहेवियर आपने वहां पे शो किया, आपने कोई किसी को कमेंट कर दिया, कोई ऐसा कमेंट किया जो बच्चे को बुरा लगा, कुछ भी है, आपका एक्सप्रेशन ऐसे थे या आपका नॉन वर्बल बिहेवियर ऐसा था जो बच्चे को अच्छा नहीं लगा, तो मैं ये चीजें नोट करूंगी, और अगर आपने ऐसा कुछ वहां परफॉर्म किया तो मैं आपको उसकी अकॉर्डिंग भी रेटिंग दे दूंगी। अगर नहीं परफॉर्म किया आपने ऐसा, आपकी कंटिन्यूटी आपने ब्रेक नहीं की, आपने कुछ ऐसा इरेलीवेंट वर्बल और नॉन वर्बल बिहेवियर वहां पे नहीं किया, तो मैं क्या दूंगी? रेटिंग यहाँ पे 0 दे दूंगी, और आपकी ये स्किल होगी कंप्लीट विद योर कंपोनेंट्स। अब एक और क्वेश्चन, बच्चे क्या करते हैं, आपकी ये जो स्किल्स है ये देखो बनी हुई है, इसमें 1 to 7 रेटिंग की हुई है। मैं आपको बच्चों को बोलती हूँ, मैंने बोला था, पता नहीं आपने मेरा प्रीवियस लेक्चर लेसन नंबर 5 देखा है नहीं देखा, जहाँ मैंने इस स्किल को एक्सप्लेन किया था विद कंपोनेंट्स। आपने इसकी रेटिंग जो है 0 से स्टार्ट करनी है, आपने 1 से स्टार्ट नहीं करनी। उसके पीछे लॉजिक क्या है?
और इवन यही स्किल की मैं बात नहीं कर रही, आपकी जो भी स्किल जिसमें डिजायरेबल और अनडिजायरेबल बिहेवियर होता है ना, आपने उस स्किल को कभी भी 1 से स्टार्ट नहीं करना, आपने उसको 0 से ही स्टार्ट करना है। और एक बात का ध्यान ज़रूर रखो, बच्चे क्या करते हैं, मैं उनको बोलती हूँ ना 0 से स्टार्ट करना है, वो डिजायरेबल 0 से कर देते हैं, अनडिजायरेबल फिर 1 से कर लेते हैं। मतलब एक ही स्किल में वो 2 तरह के रेटिंग स्केल बना देते हैं अपनी मर्ज़ी से ही, अपनी मर्ज़ी से, जिन्होंने टीचर से पूछना नहीं होता। तो प्लीज़ इसको समझा करो। अगर यहाँ पे मैंने 0 टू 1 बोला, इट मीन्स अनडिजायरेबल में भी 0 टू 1 ही, सॉरी 0 टू 6 बोला है यहाँ पे, तो अनडिजायरेबल में भी 0 टू 6 ही आएँगे। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। 0 का लॉजिक क्या है यहाँ पे? क्योंकि हम आप में ये बिहेवियर नहीं देखना चाहते। अगर मेरे पास यहाँ 0 नहीं होता, मेरे पास 1, 1 होता, तो मैंने आपको लास्ट लीस्ट रेटिंग क्या देनी थी? सबसे कम क्या देनी थी? 1 देनी थी। तो अगर मैंने 1 दिया आपको, व्हाट इट मीन्स कि आपने यहाँ पे कुछ शो किया नेगेटिव ऐसा, इसीलिए मैंने आपको 1 दी है। समझ आई बात? तो आपकी जो भी, अगर आप सभी स्किल की 0 टू 6 करोगे, दैट विल बी ओके। लेकिन आपकी जो स्किल्स स्पेशली जिसमें 2 तरह के कैटेगरीज क्लासिफाई किया होता है, 2 कैटेगरीज में आपके कंपोनेंट्स को, एक डिजायरेबल और अनडिजायरेबल, वहां पे आप 0 से 6 ही लिखोगे। आई होप आपको इस स्किल की फ्रेमिंग समझ में आ गई होगी। अब मैं नेक्स्ट स्किल, इसी कोर्स के अंदर जो स्किल्स आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होंगी, सपोज फॉर एग्जांपल, अगर आपकी ये स्किल जो है इंट्रोड्यूसिंग द लेसन, वो एसएसटी की है, पंजाबी की है, इंग्लिश की है, मैथमेटिक्स की है, साइंस की है, वो मैं इस कोर्स की मैं प्लेलिस्ट में ऐड नहीं करूँगी, वो मैं अलग मेरे चैनल पे जो बाकी मेरी वीडियोज़ होंगी मैं वहाँ ऐड कर दूँगी। इस कोर्स में मैं आपको एक ही सैंपल दिखाऊँगी इसकी स्किल का। एक सैंपल जो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊँगी, उसमें आपको पूरा का पूरा, जैसे मैंने अभी आपको फॉर्मेट समझाया, वहाँ मैं आपको विद स्किल समझाऊँगी कि आपने कैसे स्किल को वहाँ पे फ्रेम करना है। क्वेश्चंस आपको फ्रेम किए हुए मिलेंगे। टॉपिक कोई भी हो सकता है, हिंदी हो सकता है, कंप्यूटर साइंस हो सकता है, जो भी जिसके ऊपर भी मेरे को बनेगी, इस मैं कोर्स में वो ऐड कर दूंगी। बाकी मैं सारे सब्जेक्ट्स की आपको स्किल ऑफ इंट्रोड्यूस लेसन के ऊपर लेसन प्लान बना के मैं वो दे दूंगी। ठीक है, ऐसे फिर ये ना मेरे लेसन बहुत लंबे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 बहुत ज्यादा लेसन हो जाएंगे मेरे, इसलिए मैं उनको प्लेलिस्ट में ऐड नहीं करूँगी। प्लेलिस्ट में सिर्फ एक ही सैंपल ऐड करूँगी, किसी भी टॉपिक का हो सकता है, साइंस का भी हो सकता है, नो डाउट। तो एक ही ऐड करूँगी। आप उससे थोड़ा आइडिया लेके आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड आप मुझे बता सकते हो। इवन आप मुझे मैसेज कर सकते हो, आप मुझे कमेंट कर सकते हो कि मैम ये स्किल से रिलेटेड हमें जो स्किल जो है वो प्रोवाइड करवा दो, मैं ज़रूर आपको दूँगी। ठीक है जी? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर मेरी वीडियोज़ आपको हेल्पफुल लग रही हैं आपकी माइक्रो टीचिंग में, आपके प्री इंटर्नशिप प्रोग्राम है उसमें हेल्प कर रही हैं, तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक गुड बाय।